नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड फॉर अ चेंज आज मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं अरमान नाहर इस हफ्ते में। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्यूज नजर आ रहे हैं अरमान, वो यूएस से ही आपको सबसे ज्यादा संकेत आज के दिन में बनते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि हमारे बाजारों पर इस चीज का कैसा असर होगा। जिस तरह से यहाँ पर फिच ने रेटिंग डाउनग्रेड करते हुए दिखे हैं यूएस की क्रेडिट रेटिंग को, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2011 के बाद हम देखिए जब एस&पी ने यहाँ पर डाउनग्रेड किया था, उसके बाद ये यूएस इतिहास में दूसरी बार है जब क्रेडिट रेटिंग यूएस की यहाँ पर AAA से घटाकर AA+ फिच करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही देखना है कि यहाँ पर इसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है यूएस के बाजारों पर कैसा आता है, एंड खासकर हमारे बाजार इस चीज को कैसे पचा कर चलते हैं, कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल कल के दिन में अगर आप यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो बहुत ही मिला जुला सा रुझान वहां पर देखने को मिला था। 60-70 अंकों की तेजी के साथ ही डाउ जोन्स बंद होते हुए नजर आए थे। अब देखना है कि आज जब बाजार खुलेंगे यूएस के तो वहां पर कैसा रिएक्शन आता हुआ नजर आता है। बट बहरहाल गिफ्ट निफ्टी करीबन 40-42 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे यहाँ पे थोड़ी कच्चे तेल को लेकर चिंता हल्की सी बनती हुई दिख रही है। हालांकि यही देखना है कि हमारे जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जो अर्निंग्स का रिएक्शन देखने को मिलता है, वो आज हमारे बाजारों पर कैसा इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि अर्निंग्स हेवी डे आज भी काफी सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले जो कैश सेगमेंट की कैटेगरी है, अरमान आप पहले तो वो बताइए और उसके पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि मूड माहौल आपको कैसा लग रहा है, आपने कैसी अपनी रणनीति बनाई है? देखिए बिल्कुल, अगर आप बात करें तो मूड माहौल आज थोड़ा सेंटिमेंटली अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको थोड़ा कंपैरेटिवली डाइसी लग रहा है। हालांकि चेंज के लिए आज का दिन कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक ठाक इस हिसाब से है कि मैं आज इसी दिन आया हूं, तो लग रहा है कि थोड़ा इंपैक्ट जो है वो हो सकता है सेंटिमेंटली आपको आता हुआ दिखे। बट उसी के साथ साथ हमेशा एक केवेट ये है कि जैसे कि हर बार की एक खबर को हम पचाते हुए दिखे हैं, अगर इस खबर को भी हमारे मार्केट पचाते हैं तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर होती है तो हमारे मार्केट को लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें या फिर अभी के हर गिरावट में हम अच्छी खासी बढ़त आते हुए दिखे हैं, और तो ये एक एड ऑन कॉन्फिडेंस जो है वो आगे की तेजी के लिए देता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो चलिए एड ऑन कॉन्फिडेंस आगे की तेजी के लिए बनता हुआ नजर आएगा। बट बहरहाल कैश सेगमेंट में आपने कौन सा पहला अपना स्टॉक चुना है वो बताएं। देखिए कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है थर्मैक्स। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके नतीजा हैं। नतीजे अगर आप देखें तो नतीजे कंपैरेटिवली आपको आय देखिए लगभग 17% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स भी 5.8% से इंप्रूव होकर 6.8% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें, मुनाफा आपको फ्लैट दिखेगा, पर उसका रीजन ये है कि एक्सेप्शनल लॉस था वो 5 करोड़ का था। अगर आप वो हटा दें तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट जो है वो भी कंपैरेटिवली जो है बेहतर आता हुआ दिखा है। और अगर आप ओवरऑल इस हिसाब से देखें तो थर्मैक्स कंपैरेटिवली आपको ऐसा बैलेंस शीट्स के हिसाब से देखें यहाँ कंपैरेटिवली लगातार थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो आपको आते हुए दिख रहे हैं। उस हिसाब से थर्मैक्स एक बाय हो जाता है। टारगेट रखेंगे 2600 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2490 का। बिल्कुल, तो चलिए थर्मैक्स से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिख रहे कंपनी के, वो काफी बेहतरीन साइड पर हैं। चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको मॉइल में खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि जुलाई महीने में इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया है और बेस्ट एवर यहाँ पर जुलाई सेल्स होती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन और बिक्री कंपनी ने दर्ज की है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह की प्रोडक्शन डेटा आते हुए दिख रहे हैं, 71% की ग्रोथ मैंगनीज और प्रोडक्शन में आती हुई दिखी है और साथ ही बिक्री में भी लगभग 69% का दमदार उछाल कंपनी ने दर्ज किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अपडेट आया है ये काफी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए बन सकता है। बिजनेस वाइज काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका जुलाई महीने में। तो खरीदारी करके चलिए आज के लिए 189 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 180 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, अब बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ, जिसमें सबसे पहला है फ्यूचर्स कैटेगरी। और फ्यूचर्स में मेरी तरफ से पहला बिकवाली का कॉल है अरमान, और वो है आरबीएल बैंक पर। यहाँ पर बिकवाली करनी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज जो बाजार का सेंटिमेंट रहने वाला है यूएस के रेटिंग डाउनग्रेड के बाद कहीं ना कहीं हमारे बैंकों पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। तो यही एक रीजन और रैशनल है जिस वजह से आरबीएल बैंक पर मैं शॉर्ट कर चल रहा हूं। और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कल के दिन में भी 1.5 से 2% तक की गिरावट इस काउंटर ने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर आपको इसी वजह से बिकवाली करने की राय है। बिकवाली करिए 220 रुपए के टारगेट के लिए, 230 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए फ्यूचर्स में जो स्टॉक जो है वो मैं भी सेल कर रहा हूँ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की। अब उसकी आप बात करें, एक तो आप नतीजे अगर आप देखें तो नतीजे आपको
एनआईए जो थे वो अनुमान था उससे थोड़े कंपैरेटिवली आपको कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा भी अनुमान से कम है। रिटर्न ऑन असेट्स तो गिरकर आए हैं, हालांकि अगर आप देखें कंपैरेटिवली इस क्वार्टर में जनरली होता ही है। निम्स जो है वो भी अनुमान से कम आते हुए दिखे। और दूसरी चीज़ ये भी कि काफ़ी बड़ा हुआ स्टॉक है। अगर आप मार्च से देखें, मार्च के मिड से देखें, अच्छी खासी रैली उसमें आ चुकी है, तो उसके चलते हो सकता है कि आज यहाँ पर आपको बिकवाली आते हुए दिखे। इसलिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 1101 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 1150 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अशोक लीलैंड। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान जो था हमारा उससे थोड़े बेहतर आंकड़े जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें, ज़्यादातर स्पेस में अगर आप देखें कंपैरेटिवली बहुत सारी कंपनियों के आप देख लें, किसी के अनुमान के मुताबिक आ रहे हैं, किसी के अगर आप देखें कमज़ोर आ रहे हैं, और कुछ अच्छे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो हमेशा जो लगातार जो है अनुमान को बीट करते हुए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर अशोक लीलैंड पर खरीदारी कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करेंगे 185 का, 6.2 का, और स्टॉप लॉस टारगेट रखेंगे 8 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 5.3 का। बिल्कुल, तो बेस्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है और इस कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर चलिए अशोक लीलैंड की। चलिए, मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में एक और बिकवाली का कैंडिडेट है और वो है इंडसइंड बैंक पर। वैसे भी चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ी सी कमजोरी का रुझान दिखा रहा है, बट लार्जली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूएस में जो डाउनग्रेड होते हुए दिखे हैं उस वजह से सेंटिमेंटली आज हमारे यहाँ पर भी बैंकों के लिए नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि आमतौर पर जब क्रेडिट रेटिंग्स की बात होती है तो सबसे पहला और सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपको बैंकों पर ही आता हुआ दिखता है। पर यहाँ पर यूएस में डाउनग्रेड होता हुआ दिखा है हमारे भारतीय बाजारों पर। अब बैंकों का क्या रुझान रहेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट मुझे लग रहा है कि आज सेंटिमेंटली बैंक्स जो हैं एज ए सेक्टर ये नेगेटिव रह सकते हैं। तो इस वजह से इंडसइंड बैंक यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। 1400 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदिए, 34 रुपये पर उपलब्ध है आपके लिए। 60 रुपये का टारगेट बनाना है, 20 रुपये का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और अरमान ने क्या चुना है इस कैटेगरी में ये उनसे जानते हैं। देखिए, टेक्निकली जो मैंने स्टॉक चुना है तर्क आप ऑलरेडी दे चुके हैं। बैंक में जो हो सकता है सेंटिमेंटली आपको जो है गिरावट आती हुई दिखे, तो ऐसे बैंक्स जहां पर आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखी है या फिर चार्ट आपको कंपैरेटिवली कमजोर दिखा है, उसमें एक बैंक मुझे समझ में आता है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पर आपको बिकवाली करनी है, टारगेट रखेंगे 1805 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 1885 का। क्योंकि अगर आप देखिए बहुत सारे बैंक्स जहां पर भी है वहां पर आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी है। यहाँ पर भी आइए, पर ऊपरी स्तरों से यहाँ पर गिरावट भी आती हुई दिखी और कल के स्तर भी आपको देखेंगे लगभग नेगेटिव के आसपास ही जो है बंद होते हुए दिखे थे। तो हो सकता है कि आज जो ये गिरावट है ये कंटिन्यू रहती हुई दिखे। बिल्कुल, तो चलिए अब बैंकों में हो सकता है कि आज आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक के साथ साथ कोटक बैंक भी गिरता हुआ नजर आए, तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय अरमान की तरफ से आ रही है। चलिए, मेरी तरफ से टेक्नोपिक में एक और बिकवाली का कॉल है और वो है कमिंस इंडिया पर। यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगातार गिरावट का पैटर्न अब ये बनाता हुआ दिख रहा है। पिछले कई दिनों में, इनफैक्ट कई हफ्तों में हमने देखा था कि जो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर अच्छी खासी तेजी और एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिली थी, पर अब कहीं ना कहीं ये मुनाफा वसूली आती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल ये चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए कमिंस इंडिया पर आज आपको बिकवाली करनी है। यहाँ पर 1890 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 1965 रुपए हायर साइड पर आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, टेक्नोपिक भी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। और फंडा पिक के लिहाज से मुझे एविएशन स्पेस का काउंटर है इंटरग्लोब एविएशन, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक तो आज इसके नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स काफ़ी शानदार मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 5-5.5% के क्वार्टर बेसिस पर जो मार्जिन है वो इसकी ग्रो कर सकती हैं, और साथ ही जो मुनाफे के लिहाज से मैं बात करूं तकरीबन 40-43% की तेजी हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं क्वार्टर बेसिस पर। तो अच्छे नतीजों की उम्मीद के लिहाज से इंटरग्रुप एविएशन आज चलता हुआ दिख सकता है, तो इसको खरीदारी कर चलिए। इनफैक्ट ये तो नतीजों की बात हो गई है, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए भी देखेंगे तो एक तरह से एक मोनोपोली टाइप की क्रिएट ही होती हुई दिख रही है, क्योंकि हाईएस्ट इनका जो है एविएशन स्पेस में, डोमेस्टिक एविएशन स्पेस में मार्केट शेयर अभी क्लॉक इन ये करते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी तो कंटिन्यूटी रहेगी। तो 3000 रुपए के टारगेट के लिए अगले 12 महीनों में इंटरग्लोब एविएशन आपको बेहतरीन जो है ये प्राइस वाइज एक्शन दिखा सकता है। देखिए, बिल्कुल फंडामेंटली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है टानला प्लेटफॉर्म। पर उसके पहले एक अपडेट दे दूं, हमने कई सारे स्टॉक में आपको बताया है जहां पे 50% बुक करना है, 30% बुक करना है। आनंद राठी वेल्थ जो हमेशा की तरह लगातार मेरा कन्विक्शन स्टोरी रही है, वो जिस स्तर पे मैंने दिया था वहां से डबल हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं यहां पर आपको चाहूंगा कि अभी इस लेवल पर आपको खरीदारी नहीं करनी है, गिरावट का आप इंतजार करें और गिरावट के तौर पर इसको थोड़ा थोड़ा लेते रहें। सिमिलरली जैसा कि मैंने कहा जिंदाल 100 में मैंने आपको 50% के आसपास की खरीद आपको जो बुकिंग करने की बात कही थी, उसके बाद से आपको वहां पर गिरावट आती हुई दिखी। अनूप इंजीनियरिंग वहां से डबल हो
चुका है, यहाँ पर भी आपने ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो वहाँ पर अब इसको होल्ड ऑन करें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो टारगेट है वो स्पेसिफिकली सिर्फ एक टारगेट नहीं होता है। अगर आपको अर्निंग्स कॉल में वहाँ पर आउटलुक और बढ़िया लगता है तो उसे होल्ड ऑन करना है, इस रैली में उसको रखना है। अच्छी तेजी अगर आपको किसी स्टॉक में मिल रही है तो जल्दी बेचना ही है। अब जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, वो है टानला प्लेटफॉर्म। इस तेजी में आपको बहुत कम स्टॉक ऐसे दिखेंगे जहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ अभी भी दिख रही है, और जो उनका रनअप है ऑलरेडी अगर आप देखें जहाँ हाई है वहाँ से ऑलरेडी कम है। उसका रीज़न आप इनका रिजल्ट्स तो इनके बढ़िया आए थे। टानला प्लेटफॉर्म अगर आपको ध्यान होगा तो इन्होंने एक एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे थे। वो लॉन्च किया था, वो ग्लोबली अगर आप देखें तो वन ऑफ द पहली कंपनी ऐसी थी जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करती हुई दिखी थी। इन्होंने टाई अप की बात करी है, और यहाँ पर जो है और जो रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, 2-3 बैंक से जिन्होंने बात करी है, जिन्होंने ट्राई करा उस प्लेटफॉर्म को, वहाँ पर 99% से ज़्यादा जो है वहाँ पर सक्सेस रेशियो आता हुआ दिखा है। तो हो सकता है, जैसा कि अर्निंग्स कॉल में कंपनी ने भी हाईलाइट करा कि कमर्शियलाइजेशन जो है इनका इस क्वार्टर में ही यहाँ पर आता हुआ दिखे, तो हो सकता है बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखे। कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंपनी क्लियरली बोल रही है कि अब वो थर्ड स्टेज के कस्प ऑफ ग्रोथ पे वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो उस हिसाब से टानला प्लेटफॉर्म एक बढ़िया स्टॉक बन जाता है लॉन्ग टर्म बेट के लिए, इसलिए यहाँ पर करनी होगी खरीदारी। टारगेट रखेंगे 1450 का और ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्पेस ही हमेशा के लिए। अगर आपको देखें, जब भी कंपैरेटिवली अगर आप देखें, मैं कुछ स्टॉक, कोई दूसरा स्टॉक मेरे माइंड में ऑलरेडी था, बट जब भी आपको थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन लगे जहां पर गिरावट आती हुई दिख रही है, तो कुछ सेफ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा की तरह अगर आप थोड़े थोड़े लेते रहें तो वो बढ़िया है, क्योंकि स्पेस ही इतनी अंडर पेनिट्रेटेड है। और जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रही है, तो लाइफ इंश्योरेंस को लेना सिर्फ एक टैक्स की राहत नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है हर एक फैमिली के हिसाब से। तो ये लॉन्ग टर्म में जितनी यूथ जनरेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है इस चीज़ को समझ रही है, और तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया स्टोरी रहती है। आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ले लीजिए, मैंने HDFC लाइफ लिया है, तो यहाँ पर आप टारगेट रखेंगे 760 का, ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का। बिल्कुल, तो चलिए HDFC लाइफ है, इसके तर्क भी अरमान ने बता दिए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकती है। चलिए, ये तो हो गई निवेश की बात अरमान की तरफ से। मेरी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट पिक मैंने स्टॉक चुना है वो है आइशर मोटर्स पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, बट ज़्यादा लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी ना करें। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 महीनों का अगर आप वक्त इसमें देंगे तो 3700 रुपये के, यानी कि जो पहले इसके लेवल्स थे जब अन्य कंपनियों ने लॉन्चेस किए थे, चाहे आप हार्ले डेविडसन की बात करें हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, या फिर ट्रायम्फ की, उसके बाद यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी थी। बट मैं रिकवरी के हिसाब से प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जुलाई महीने के जो ऑटो बिक्री आंकड़े इनके आते हुए दिखे हैं, खासकर रॉयल एनफील्ड के, वो ऑलमोस्ट इन लाइन विद जो एक्सपेक्टेशंस थी वो वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। करीबन 32% की ग्रोथ रॉयल एनफील्ड की बिक्री में आपको आती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो इसके लॉस्ट लेवल्स थे वो ये अचीव कर सकता है। अगले 3 महीनों में अगर आप निवेशित रहेंगे तो आइशर मोटर्स आपको 3700 रुपये के टारगेट्स भी दिखा सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों में जी पावर इंडिया ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, इसको खरीदारी करने की राय है। दरअसल खबर ये आती हुई दिख रही है कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन से इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता हुआ दिखा है, और ये कुल मिलाकर 444 करोड़ रुपए का ये इनको LOI मिला है। EPC बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता हुआ दिखा है। 30 महीनों में ये काम जो है इनको पूरा करना होगा। तो कहीं ना कहीं जी पावर इस वजह से यहाँ पर अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। 140 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है, माफ़ कीजिएगा 160 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 165 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 158 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है नेशनल फर्टिलाइजर। पर एक और अपडेट जो मैं आपको देना चाहूँगा टानला प्लेटफॉर्म के लिए, कि आप ग्लोबली भी CPaaS की कोई भी कंपनियां देख लीजिए या हमारे देश में देख लीजिए, ज़्यादातर वो रूल ऑफ 40 पे वर्क करती है। रूल ऑफ 40 मतलब आपका EBIT मार्जिन जितना है और ग्रोथ जितना है, उन दोनों को सम कर देंगे तो वो 40 के आसपास होना चाहिए। पर टानला प्लेटफॉर्म ने इंडिकेशन किया है कि वो रूल ऑफ 60 पर है जो है वो आगे ग्रो करने वाले हैं। उस हिसाब से भी ग्लोबली भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है नेशनल फर्टिलाइजर, क्योंकि आपको यूरिया के भाव में अगर आप चीन में देखें तो आपको कंपेरेटिवली अच्छा खासा रिकवरी जो है कुछ समय से, आप मार्च से अब देखिए, आप पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप देखें तो आपको रिकवरी अच्छी खासी आती हुई दिखी है। उसके चलते हो सकता है, क्योंकि इनका सब्सिडी का परसेंटेज इनका रेवेन्यू का कंपेरेटिवली मिलता है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको तेजी आती हुई दिखे। टारगेट रखेंगे 74.5 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 71.2 का। करते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की। अरमान, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से जो स्टॉक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसमें सबसे पहला कॉल है DLF पर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर इसकी कमजोरी के ही दिखा रहे हैं कि ओवरऑल जिस तरह का मोमेंटम इस काउंटर ने बनाया था, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकती है। और हमने देखा भी कि ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखी थी पहले। तो 490 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 512 रुपये हायर साइड पर होगा स्टॉप लॉस।
दूसरा कॉल है मारुति सुजुकी पर, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो जब से एसएमजी की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर इसका वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो कल के दिन पर भी करीबन 1-1.25% तक की गिरावट थी। मैं प्ले कर रहा हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल बाजार में हो सकता है कि अगर बैंकों की वजह से वीकनेस आए तो मारुति सुजुकी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इन एडिशन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक अलग अलग जाएंगे तो मारुति सुजुकी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। 9,800 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 9,300 रुपए ये आपका आज के लिए बनेगा टारगेट। और आखिरी कॉल है बर्जर पेंट्स पर, जहां पर खरीदारी करने की राय है। कल के दिन में भी आप देखिए किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर इसमें बना था। ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की दमदार तेजी इस काउंटर ने दिखाई थी। और बोनस शेयर पर तो एनी विच वेज आगे चलकर इनकी बोर्ड बैठक होगी ही। तो ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ गई थी, 2.5-3% तक की तेजी है। आगे भी फॉलो ऑन जो मूव है आज के दिन में भी बन सकता है। 725 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 692 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। देखिए माई चॉइस में जो मैंने पहला स्टॉक लिया है वो है मान इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर आप इस सेक्टर की सभी कंपनियां देखें, जिंदाल सो, अनूप इंजीनियरिंग, सभी ने अच्छी खासी रैली दिखाई है, नतीजे अच्छे खासे दिखाते हुए दिखे हैं। आपको इस कंपनी में कंपैरेटिवली वैल्यूएशन कंपैरेटिवली काफी आपको गैप है। उसी के साथ साथ कंपनी के नतीजे शायद 7 तारीख को आने वाले हैं। और कंपनी ने Q4 का अर्निंग्स कॉल जब मैंने सुन रहा था तो उन्होंने गाइडेंस दिया था कि वो 2300 करोड़ का उनका जो 2300 करोड़ के जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो इनको सिर्फ 8 या 9 महीने में पूरे करने हैं। और पिछले साल का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 2300 का था। उस हिसाब से काफी कंपैरेटिवली मेरा अनुमान है कि नतीजे आपको बेहतर आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ 15 दिन की अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 155 का। दूसरा स्टॉक GHCL, क्योंकि आपको चीन में देखा सोडा ऐश की प्राइसेस तो नीचे तो गिरे ही थे, फिर फ्लैट ही रहे थे, फिर कुछ समय से आपको थोड़ी बहुत रिकवरी वहां पर जो है आती हुई दिख रही है। उसके चलते हो सकता है कि आज थोड़ा मोमेंटम जो है यहाँ पर आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 560 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 540 का। और आखिरी स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया के भाव की मैंने बात ऑलरेडी आपको कही, जहां पर चीन में अच्छी खासी जो है तेजी कुछ समय से 1-1.5 महीने से अच्छी खासी आती हुई दिखी है। और तो इस हिसाब से चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 290 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 276.5 का। बिल्कुल। तो चलिए चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आ रही है अरमान की तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में। चलिए अब जल्दी से सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरी तरफ से है मॉइल का काउंटर। जबरदस्त जुलाई सेल्स इनकी होती हुई दिखी है, साथ ही प्रोडक्शन आंकड़े भी काफ़ी बेहतर है, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। यूएस के मार्केट्स में जिस तरह से यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है फिच की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली नेगेटिव काफ़ी बैंकों के लिए हो सकता है। तो आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक यहाँ पर बिकवाली करनी है। कमेंस पर भी चार्ट स्ट्रक्चर वीकनेस दिखा रहा है, 1890 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बिकवाली करिए। अगले 1 साल में इंटरग्रुप एविएशन नतीजे तो अच्छी उम्मीद है ही आज, साथ ही मुझे लग रहा है कि 3000 रुपए के टारगेट्स भी आपको कंफर्टेबली अगले 1 साल में ये काउंटर दिखा सकता है। निवेश के लिहाज से आइशन मोटर्स पर नजर रखिए, साथ ही जी पावर इंडिया यहाँ पर भी अच्छी खबर आती हुई दिखी है, 165 का टारगेट बनाइए। माई चॉइस कैटेगरी में डीएलएफ मारुति में बिकवाली करिए, बर्जर पेंट्स में करनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है आरबीएल बैंक पर। यूएस के मार्केट्स में जिस तरह का गिरावट की एक्सपेक्टेशन है आज के दिन में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आरबीएल बैंक पर आपको बिकवाली करने की राय है 220 रुपए के टारगेट के हिसाब से। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में थर्मैक्स जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर्स में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में करेंगे बिकवाली। ऑप्शंस के हिसाब से जो है अशोक लेलैंड में है, वहाँ पे अगर आप करेंगे कॉल ऑप्शन में खरीदारी। टेक्निकली कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो कमजोर लग रहा है, फंडामेंटली टांडला प्लेटफॉर्म बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से HDFC लाइफ में करेंगे खरीदारी, खबरों के हिसाब से नेशनल फर्टिलाइजर में करेंगे खरीदारी। माई चॉइस में मान इंडस्ट्रीज, जहाँ पे अच्छे नतीजों की उम्मीद है। GHCL, जहाँ पे सोडा ऐश के भाव के अगर आप देखें थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखी हो। चंबल फर्टिलाइजर जो यूरिया के भाव में रिकवरी आई है उसके चलते आपको दिख सकता है मोमेंटम। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है टांडला प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब जिस स्टेज पे आ चुके हैं यहाँ से कंपैरेटिवली ग्रोथ काफी अच्छी आ सकती है। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स, इसका तो हमने रिकैप आपको कर बता दिया है, पर एक बार ये नज़र डाल लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी किस तरह से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। करीबन 57 अंकों की गिरावट अब हो चुकी है। हमने जब शो की शुरुआत की थी तो 40-42 अंकों की गिरावट थी, बट अब थोड़ी सी गिरावट हल्की सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यूएस की तरफ से इनफैक्ट यूएस मार्केट्स को लेकर जिस तरह से फिच का व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये डाउनग्रेड जो उनकी तरफ से किया गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अब यही देखना है कि डाउ फ्यूचर्स आप देखिए करीबन 80 अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं। तो यूएस फ्यूचर्स जिस तरह से डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है फिच की तरफ से, वो रिएक्शन थोड़ा सा अभी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बाजारों पर इस चीज़ का क्या असर होगा ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिड वीक सेशन है, अर्निंग्स हैवी डे भी है, तो चलिए इन सभी संकेतों को आपको डिटेल में समझना है, डिकोड करना है। सीधे चलते हैं इस चीज़ को देखने के लिए शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान।
मिड वीक सरप्राइज डेफिनेटली आ गया है फिच की तरफ से। वही बात है, आप बाजार का कैसा भी मोमेंटम पकड़ लें, कहाँ से कैसी खबर आ सकती है जो जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं, ये तो हर बार आपको देखने को मिलता ही है।